हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रॉबिन्सन्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, रॉबिन्सन्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो बुक रेफर करनी है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ बाय जयदेव सार्किल। इकोनॉमिक ग्रोथ बाय जयदेव सार्किल, दिस इज द बुक जो आपको रेफर करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया है, ग्रोथ थियरी के लिए जो आपको बुक रेफर करनी है, दिस इज द बुक। अगर आप कोई और बुक रेफर कर रहे हैं देन इट्स ओके, अदर देन दैट आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। और साथ ही मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति, इस पे आपसे जितना भी हम लोग वीडियो में शेयर करेंगे, जितना भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी आज के लेक्चर के अंदर, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन द पीडीएफ फॉर्मेट मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे। तो आप लोग पहले लेक्चर को समझ लीजिए, लेकिन डेरिवेशन वाला पार्ट आप लोग मेरे साथ क्लास में लिखेंगे और साथ ही इसके पूरी पीडीएफ आप लोगों के साथ वहां पे शेयर हो जाएगी, सो दैट आपको बाद में नोट्स बनाने में मुश्किल ना आए। तो नाउ स्टार्ट करते हैं टॉपिक, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जब हम रॉबिन्सन्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो ये किसने दिया? ये जॉन रॉबिन्सन ने दिया इन द ईयर 1956। जॉन रॉबिन्सन ने 1956 के अंदर दिया, और आपको इनके आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। इनका ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल था, ये इन्होंने कहाँ पे दिया? ये इन्होंने दिया द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल एसे, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल एसे इन द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इन द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने अपना मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिया। और ये वर्क आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम, जैसे नेट का एग्जाम हो गया, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करने के लिए बोला जाएगा। आपको बोला जाएगा कि आप इन दोनों लिस्ट को मैच करो। एक जगह वर्क लिखा होता है और एक जगह किसने दिया था, किसका वर्क था। जैसे यहाँ पे आपको एक कॉलम में बोल दिया जाएगा द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल एसे इन द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और दूसरे कॉलम में आप लोगों के लिए लिखा जाएगा रॉबिन्सन। तो आपको मैच करना है, और आप वो मैच द फॉलोइंग तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप पढ़कर नहीं गए। तो यहाँ पे ये चीजें पूछी जाती हैं, दैट्स वाई आपको इन पे फोकस करना है। और इसका जो दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द कैपिटल एक्यूमुलेशन मॉडल, ऑल्सो टर्म्ड एज कैपिटल एक्यूमुलेशन मॉडल। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और साथ ही अगर आप किसी सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आप अपने जो आंसर लिखेंगे, जब आप, अगर आपको रॉबिन्सन्स मॉडल पूछा जा रहा है तो वहां पे आप कोट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये इनका वर्क था। आप इसको कोट कर सकते हैं सो दैट आपका आंसर बाकियों से बेटर बन सके। तो इसमें, इस मॉडल के अंदर इन्होंने क्या किया, इस मॉडल के अंदर इन्होंने डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के बारे में बताने की कोशिश की। क्योंकि आप लोगों को पता है, जब हम ग्रोथ मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्रोथ मॉडल्स हमारे प्राइमरीली किसके लिए होते हैं? ग्रोथ मॉडल्स हमारे प्राइमरीली डेवलप्ड कंट्रीज के लिए होते हैं। लेकिन जो जॉन रॉबिन्सन का मॉडल है, ये कुछ मॉडल्स में से है जो डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड कंट्रीज। अब जब हम इनके मॉडल के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने वर्बल फॉर्म में ही मॉडल दिया। अब आप लोगों को पता है कि मोस्टली जब भी आप ग्रोथ पढ़ते हैं तो आप मैथमेटिकल फॉर्म पे भी बात करते हैं, लेकिन जॉन रॉबिन्सन ने क्या किया, जॉन रॉबिन्सन ने वर्बल फॉर्म में अपना मॉडल दिया। और यही मॉडल, जो मैथमेटिकल फॉर्मेट था इस मॉडल का, वो किसने हमें दिया? वो कुरिहारा ने दिया। कुरिहारा ने लेटर ऑन क्या किया, इस मॉडल को मैथमेटिकल फॉर्म में डेवलप किया। क्या किया? मैथमेटिकल फॉर्म में डेवलप किया। अब यहाँ पे दोनों क्लासिकल वर्क भी आता है और किनेशियन वर्क भी आता है। क्लासिकल वर्क में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? लेबर थियरी और वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन थियरी। यहाँ पे कहाँ से ली उन्होंने? क्लासिकल पार्ट से ली। और कीन से जो सेविंग इन्वेस्टमेंट थियरी है इस मॉडल में, कीन से उन्होंने क्या बोरो किया? सेविंग इन्वेस्टमेंट थियरी। क्लासिकल से क्या लिया? क्लासिकल से थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिया,
और जो कीन्स है उससे उन्होंने क्या क्या लिया, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच ली और इन दोनों को इंटीग्रेट करके अपना एक मॉडल बनाया। अब आपको पता है जितने भी हम मॉडल्स पढ़ते हैं उसमें हम एजम्पशंस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि काफी सारे आपके जो ऑब्जेक्टिव्स बनने वाले हैं एग्जाम में वो एज सच एजम्पशन से पूछे जाएंगे। और एजम्पशन जब भी हम पढ़ते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एजम्पशन, किसी ने भी आपको मॉडल दिया, आपको एज सच एजम्पशन पढ़कर ही जानी है, वहां पे आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो एजम्पशन जब भी हम कोई भी मॉडल पढ़ रहे हैं, जो जो भी आपको वहां पे एजम्पशन मेंशन है, आपको आप वहां पे कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, वहां पे आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते। ठीक है, आप लोग नहीं बोल सकते कि ऐसा क्यों है। ठीक है, उन्होंने सर्टन चीजें एज्यूम की, उसके बेसिस पे क्या होगा, उसके बेसिस पे आगे का मॉडल तैयार हो रहा है। जैसे अगर मैं आप लोगों को आइसो क्वांट वाली एग्जांपल दूं, जब मैंने आप लोगों के साथ लास्ट क्लास ली थी वहां पे टेक्निकल प्रोग्रेस वाली, वहां पे मैंने आपको आइसो क्वांट का बताया था ना, तो याद आ रहा है, वहां पे एफिशिएंसी वाली एजम्पशन हटाते तो बेसिक आइसो क्वांट में आ जाएंगे। तो एजम्पशन जो भी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका मॉडल क्या होने वाला है। तो इन लोगों ने एज्यूम किया, नंबर वन इन्होंने एज्यूम किया, जॉन रॉबिन्सन ने, कि क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी है with no economic activities, with no economic activities on the part of government, with no economic activities on the part of government। दूसरा यहाँ पे क्या है कि जो आपकी इकोनॉमी है वो क्या कर रही है, वो ओनली वन कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है। द इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली वन कमोडिटी, ओनली वन कमोडिटी। जब हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली वन कमोडिटी, तो याद रखना ये जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है वो कंजप्शन के लिए भी प्रोड्यूस हो रही है एंड एक्ट एज अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, विच कैन एक्ट both as a means of production, as a means of production and as a means of consumption, and as a means of consumption। इकोनॉमी में हम ये लोग, इन्होंने क्या एज्यूम किया, इन्होंने एज्यूम किया जो इकोनॉमी है वहां पे हमारे पास सिर्फ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। क्या है? टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से? लेबर और कैपिटल। टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहे हैं। नंबर फोर, जो होल प्रोसेस है, ठीक है, होल प्रोडक्ट है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन टू क्लासेस। कौन कौन सी? एंटरप्रेन्योर, जिसको हम कैपिटलिस्ट क्लास बोल रहे हैं, और दूसरा वेज अर्नर, जिसको हम वर्किंग क्लास बोल रहे हैं। ठीक है, होल प्रोडक्ट, होल प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इज डिस्ट्रीब्यूटेड between the entrepreneur, between the entrepreneur and the working class, and the working class। क्लियर? चार एजम्पशंस हम लोगों ने लिखी। पांचवा, जो वर्किंग क्लास अर्न करेगा, वर्किंग क्लास क्या अर्न करेगा? वेजेस। अब वेजेस जो है वो क्या करेंगी, वो सारी कंजप्शन के लिए यूज होंगी। ठीक है, इसका मतलब आपको पता है जनरली जब भी कोई अर्न करता है, किसी की इनकम होती है, उसमें से एक पार्ट हम कंज्यूम करते हैं, एक पार्ट सेव करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ वर्किंग क्लास सेविंग जो है वो कुछ भी नहीं होंगी। वर्किंग क्लास क्या करेंगी, वो सारा जितना भी अर्न करेगी वो सारा कंजप्शन पर्पस के लिए यूज करेंगी। तो फिफ्थ पॉइंट में हम लोग क्या देख रहे हैं? फिफ्थ पॉइंट में हम देख रहे हैं वेज अर्नर स्पेंड ऑल, वेज अर्नर स्पेंड all of their wage, all of their wage income on consumption, income on consumption। whereas, ठीक है, while जो आपके कौन, दूसरी क्लास कौन है? एंटरप्रेन्योर, जो क्या अर्न कर रही है? जो अर्न कर रही है प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्नर्स क्या करेंगे? सेव करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, एंड इन्वेस्ट ऑल ऑफ देयर प्रॉफिट इनकम। ठीक है, अब आप लोगों में से काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जो हमारे वेज अर्नर्स हैं
वो तो सेविंग भी करेंगे, लेकिन देखिए जब उन्होंने एज्यूम किया तो आप मॉडल पे मॉडिफिकेशन नहीं ला सकते। जैसा मॉडल है, जैसी assumptions है, आपको उसी के बेसिस पे चलना है। प्लीज डोंट अप्लाई लॉजिक हियर। ठीक है, इन्वेस्ट ऑल ऑफ देयर प्रॉफिट इनकम। ठीक है, इसका अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इसका मतलब क्या हुआ? वर्कर सेव नथिंग, ठीक है, वाइल एंटरप्रेन्योर कंज्यूम नथिंग। लेकिन आपको भी पता है टेक्निकली ऐसा होता नहीं है, बट उन्होंने एज्यूम किया तो आप चेंज नहीं करेंगे। नंबर 6, जब हम प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो कैपिटल और लेबर जो है वो फिक्स प्रोपोर्शन में यूज हो रही है। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस कैपिटल and labor are used in a fixed proportion, are used in a fixed proportion। ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा लेबर 2 यूनिट्स लेबर यूज हो रहा है और 1 यूनिट कैपिटल यूज हो रहा है, तो इसका मतलब रेशियो क्या आई? 1 यूनिट कैपिटल यूज हो रहा है तो 1:2, K:L की रेशियो यही आई। तो अगर मैंने बोला K:L के बीच में जो रेशियो है दैट इज 1:2, ठीक है, तो ये मेरी यही रहने वाली है। इसका मतलब अगर मैं कैपिटल को 2 इंटू डबल कर लेती हूँ तो मेरा लेबर भी 2 होगा, सो दैट अगर इसका सिंप्लीफिकेशन देखेंगे 1:2 ही रहेगा। और लास्ट जो एजम्पशन है दैट इज देयर इज नो टेक्निकल प्रोग्रेस, देयर इज नो टेक्निकल प्रोग्रेस। अब यहाँ पे ये सारी एजम्पशंस है और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ एजम्पशंस जो है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मॉडल स्टार्ट करते हैं। जब हम मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं तो बेसिक जो हमारी इक्वेशन है जिससे हम स्टार्ट करते हैं दैट इज पी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एन प्लस पाई पी के। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करें तो P इज द प्राइस। ठीक है, मैं भी पहले आपको बता दूं कौन कौन सा क्या क्या वेरिएबल है, उसके बाद मैं आपको ये इक्वेशन समझाऊंगी। P इज द प्राइस, Y, Y हमारे पास क्या है? Y इज द नेशनल आउटपुट, Y इज द नेशनल आउटपुट। N is the amount of labor employed, N is the amount of labor employed, amount of labor employed। K क्या है? अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। आप लोग पहले लिख लीजिए फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी इसको। K is the amount of capital, sorry, utilized। T is the average price of output as well as of capital equipment, average price of output as well as of capital equipment। W, W हमारे पास क्या है? W is the money wage rate एंड पाई इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेट। पाई क्या है हमारे पास? ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट। अब यहाँ पे इक्वेशन पे आइए, हम लोगों ने क्या बोला? पी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एन प्लस पाई पी के। पी एन बेसिकली क्या है? पी एन इज द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। पी एन क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, हम लोगों ने क्या किया? इकोनॉमी के अंदर 10 पेन प्रोड्यूस किए, इकोनॉमी के अंदर 10 पेन प्रोड्यूस किए, तो y कितना हो गया? y 10। ठीक है, y इज इक्वल टू 10। अब हर पेन की कीमत है 10 रुपए। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल वैल्यू इकोनॉमी के अंदर कितने पेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप बोलेंगे मैम 100 रुपीज क्या होगी? वैल्यू होगी 10 × 10। ठीक है, 10 × 10 करके आपने क्या बताया मुझे? 100 होगी, 10 × 10 विच कम्स टू बी 100। तो 100 इज द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो 100 रुपीज जो टोटल वैल्यू है आउटपुट की, उसमें से क्या जाएगा? उसमें से वर्किंग क्लास को वेजेस जाएंगी और प्रॉफिट जाएगा टू द एंटरप्रेन्योर क्लास। तो डब्ल्यू एन क्या है? डब्ल्यू एन बेसिकली इट इज द पेमेंट टू वर्कर। डब्ल्यू एन क्या है?
पेमेंट टू वर्कर्स, पेमेंट टू वर्कर, और हमारा जो प्रॉफिट जा रहा है वर्किंग क्लास सॉरी एंटरप्रेन्योर को, दैट इज पाई पी के। इसको हमने क्या बोला, प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर। अब यहाँ पे पाई पी के में हो सकता है आपको बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो, वो मैं समझा देती हूँ। पाई पी के ये वाला पॉइंट हम समझ लेते हैं। अब देखिए पाई पी के में से पाई क्या है हमारा, पाई सा प्रॉफिट रेट, कि कितना परसेंट आप रिटर्न अर्न कर रहे हैं, आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, दैट इज पाई। पाई इज बेसिकली द प्रॉफिट रेट। अब यहाँ पे पी क्या है, आप लोगों ने अभी देखा, पी इज बेसिकली द प्राइस लेवल, और प्राइस लेवल आउटपुट का भी है एज वेल एज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, दोनों का है। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, इट इज द प्राइस ऑफ द कैपिटल। तो पी इज द प्राइस ऑफ कैपिटल, प्राइस ऑफ कैपिटल, और हमारा के क्या है, के इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है, एक एंटरप्रेन्योर है उसने $1 लाख का क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। एक एंटरप्रेन्योर ने $1 लाख का इन्वेस्ट किया। जब उसने $1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, मशीनरी लगाई या कोई प्लांट लगाया, और उसके ऊपर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको जो रिटर्न मिलने वाला है, दैट इज द रेट ऑफ प्रॉफिट, वो एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि अभी नहीं उसको पता वो कितना अर्न करेगा, एक्चुअल क्या होगा, बट जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, लेट्स से दैट इज 10%। और जो प्राइस ऑफ कैपिटल है, प्राइस ऑफ कैपिटल है वो कितना है, प्राइस ऑफ कैपिटल लेट्स से वो ₹100 है, ठीक है, पर यूनिट ₹100 है। तो पाई पी के अगर हमें निकालना हो, इट इज इक्वल टू पाई दैट इज 10% इंटू पी 100 इंटू के 1 लाख, एक, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट कम्स टू बी 10 लाख। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, जो प्रॉफिट, जो इनकम मिलेगी आफ्टर इन्वेस्टमेंट, जो लेटर ऑन आएगी उसके पास, वो कितनी आएगी, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, दैट इज 10 लाख। बेसिकली ये इसके बारे में हम बात कर रहे हैं एज प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे जब मैंने पाई पी के लिखा, तो इट इज दिस प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं मॉडल के अंदर। तो इस तरीके से आपको समझ आएगा कि हमारी जो टोटल इनकम है, जो टोटल इनकम है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगी बिटवीन द वर्किंग क्लास इन द फॉर्म ऑफ वेज बिल, और प्रॉफिट जाएगा किसको, एंटरप्रेन्योर को। क्लियर? अगर मैं आपके साथ ये इक्वेशन बोलूं तो अब आपको क्लैरिटी हुई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वापिस इक्वेशन लिख रही हूँ। हमारे पास क्या था, पी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एन प्लस पाई पी के। अब आपको पता है यहाँ पे P क्या है, Y क्या है, W क्या है, N क्या है, पाई P के सब पता है आपको। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय P, डिवाइड बोथ साइड बाय P। हमारे पास क्या आया, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, Y इज इक्वल टू W अपॉन P N प्लस पाई के। ठीक है, मेरे पास क्या आया, क्योंकि पी से हमने दोनों साइड को डिवाइड किया। दिस इंप्लाइज, हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं पाई। तो हम पाई के को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको इकट्ठे कर देंगे। तो पाई के इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू सॉरी वाई माइनस डब्ल्यू बाई पी एन। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ रीअरेंज किया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट रेट, दैट इज पाई। पाई इज इक्वल टू वाई माइनस डब्ल्यू अपॉन पी होल डिवाइडेड बाय के। ठीक है, मेरे पास ये आया। अब मैं इसको डिवाइड करूंगी बाय एन। एन मेरे पास क्या है, एन इज द बेसिकली लेबर फोर्स। ठीक है, मुझे देखना है ना कि कैपिटल मेरी पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि आपको पता है डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम क्या है। जब हम इस मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट बोथ द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड द डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन इज मोर देन द कैपिटल। तो अब हम यहाँ पे इस पॉइंट को समझना, अब हम इस पॉइंट में क्या देखना चाह रहे हैं, हम बेसिकली पर कैपिटा आउटपुट को देखना चाह रहे हैं, और हम के बाय एल को देखना चाह रहे हैं, जिसको मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, के बाय एन, बिकॉज लेबर फोर्स को हम यहाँ पे एन से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर?
तो हम लोग यहाँ पे n से डिवाइड करेंगे. दिस इंप्लाइज पाई इज इक्वल टू y अपॉन n माइनस w अपॉन p. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ओह सॉरी. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n था हमारे पास. ठीक है, w बाय p के साथ n था जो मैं फॉरगेट कर गई. तो यहाँ पे n था ऑलरेडी. तो यहाँ पे आएंगे तो n और n कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय k अपॉन n. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं मेरा प्रॉफिट रेट पाई किस पे डिपेंड करेगा, अगर मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है, इफ आई वांट कि मेरा प्रॉफिट बढ़े, तो मुझे क्या करना पड़ेगा. मेरे पास तीन ऑप्शन है. कौन कौन से. नंबर वन, मैं क्या कर सकती हूँ, पर कैपिटा आउटपुट. y अपॉन एन इज व्हाट, y अपॉन एन इज बेसिकली द पर कैपिटा आउटपुट. मैं पर कैपिटा आउटपुट को बढ़ा दूं. नंबर टू, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं k बाय n को कम कर दूं, क्योंकि डिनोमिनेटर कम होगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरा पूरा जो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये जो पूरी रेशो है वो राइज कर जाएगी. दूसरा ऑप्शन है मेरे पास k बाय n को फॉल करना. और तीसरा ऑप्शन है w बाय p को कम करना. ठीक है, W बाई पी इज वॉट, W बाई पी इज द रियल वेजेस. ठीक है, W बाई पी इज द रियल वेजेस. तो मेरे पास नाउ आई हैव थ्री ऑप्शंस. अगर मैं प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं इन तीनों में से कुछ भी कर सकती हूँ. अब मैं पाई को कम करने के बारे में बात नहीं कर रही. जनरली कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं चाहेगा पाई इसका कम हो. लेकिन स्टिल अगर आपको पता है, अगर आपको प्रॉफिट को कम करना है, वेजेस को बढ़ाना है, तो आपको पता है आप क्या करेंगे, आप इसका रिवर्स करेंगे. बट जनरली हम प्रॉफिट को बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं. ये थी जितना भी हम लोगों ने ये पढ़ा, दिस इज द सप्लाई साइड. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिमांड साइड. जब आप डिमांड साइड के बारे में बात करते हो, आप किनीशियन इक्वेशन उठाते हो. कौन सी किनीशियन इक्वेशन, दैट इज सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. अब देखिए, इन्वेस्ट कौन कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है आपका एंटरप्रेन्योर क्लास. और आपको पता है, जब मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था दिस इज द प्रॉफिट्स. ठीक है, तो प्रॉफिट्स को वो जब कंज्यूम नहीं करेंगे, वो सारा का सारा क्या कर देंगे, इन्वेस्ट करेंगे. इसका मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा इन्वेस्ट हो जाएगा, उतना ही सेव होगा इकोनॉमी में. तो पाई पी के इज बेसिकली माई इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं तो मैं कितना इन्वेस्ट करूंगी, पाई पी के. लेकिन याद रखना, जब हम पुरानी इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी इक्वेशन, ये वाली, इस पे हमने क्या किया, इस पे हम इन टर्म्स ऑफ रियल वेजेस बात कर रहे हैं. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रियल वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रॉफिट है उसको एडजस्ट करेंगे विद द इन्फ्लेशन रेट, सो दैट हमारे पास क्या आए, हमारे पास रियल सेविंग्स आए. ठीक है, हमारे पास क्या है, रियल सेविंग्स. तो अगर मैं इसको एडजस्ट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, डिवाइड कर दूंगी बाय पी से, तो पी पी कैंसिल हो जाएगा, इट कम्स टू बी पाई के. तो एस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू पाई के. क्लियर. तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, टोटल रियल सेविंग इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इनकम इन रियल टर्म्स. तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, मेरे पास जब इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बात करती हूँ इकोनॉमी के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा के. तो मैं इसको लिख सकती हूँ डेल्टा के इज इक्वल टू पाई के. दिस कम्स टू बी इक्वल, दिस कम्स टू बी इक्वल टू डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल टू पाई. आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक मेरा प्रॉफिट रेट ये आ रहा है, आई मार्क इट इक्वेशन नंबर 2. और एक मेरा प्रॉफिट रेट आया ये, इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर लेती हूँ. तो अगर मेरा दोनों जगह प्रॉफिट रेट है, तो इसका मतलब मेरा ये जो राइट हैंड साइड है इस चीज की, ये इक्वल हो जाएगी, ये जो चीज है मेरी, ये इक्वल हो जाएगी किसके, डेल्टा के अपॉन के. इट इज इक्वल टू बेसिकली डेल्टा के अपॉन के. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल टू दिस. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन लिखूंगी मैं, y अपॉन एन माइनस डब्ल्यू अपॉन पी अपॉन के अपॉन एन. y अपॉन एन माइनस डब्ल्यू अपॉन पी अपॉन के अपॉन एन. तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास इक्वेशन आई. देखिए, जब आप पढ़ेंगे
तो आपको देखने को मिलेगा वहां पे हम इस इक्वेशन को रिड्यूस कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड थीटा। रो इज बेसिकली नथिंग, आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका जो सॉल्यूशन है जॉन रॉबिन्सन मॉडल का वो आपके पास आ गया मैथमेटिकल फॉर्म। लेकिन अगर आप इसको रो माइनस डब्ल्यू अपॉन पी अपॉन थीटा लिखे तो भी गलत नहीं होगा। बेसिकली हमने रो को क्या बोला, हमने बोला रो इज वाई अपॉन एन और जो थीटा है दैट इज द के अपॉन एन। ठीक है, अगर आप देखेंगे रो दैट इज वाई अपॉन एन, इसको हम लोग ने क्या बोला, इसको हम लोगों ने बोला लेबर प्रोडक्टिविटी, और थीटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैपिटल लेबर रेशियो। क्लियर, यहां तक समझ आया आप लोगों को? तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब हमने डेल्टा के अपॉन के तो देखा, लेकिन इकोनॉमी में जब हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है एक और फैक्टर हमें देखना पड़ता है, दैट इज द ग्रोथ रेट ऑफ व्हाट, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। क्योंकि आपको पता है हमारा इकोनॉमी के अंदर जब भी ग्रोथ के बारे में बात आ रही है तो हमारे पास दो फैक्टर्स पे हम बात कर रहे हैं, लेबर और कैपिटल। कैपिटल की ग्रोथ रेट तो हमने देखी, लेकिन कैपिटल के अलावा जो दूसरा फैक्टर है उसको भी हमें कंसीडर करना है। और इनफैक्ट अगर आपका पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से ग्रो करे, पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करेगा तो क्या होगा, वाई बाय एन जो है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, पॉपुलेशन अगर ग्रो कर रहा है बहुत तेजी से तो वाई बाय एन ग्रो कर जाएगा। अगर वाई बाय एन ग्रो कर रहा है तो प्रॉफिट रेट कम होगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, री इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा तो कम हो जाएगा। तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम जब भी इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो जॉन रॉबिन्सन है उन्होंने कहा कि इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में डेल्टा एन अपॉन एन मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा के अपॉन के। और यहाँ पे उन्होंने एक टर्म यूज की जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज गोल्डन एज। क्या टर्म यूज की, गोल्डन एज। जहां पे जॉन रॉबिन्सन किसके बारे में बात करती है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल और फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करती है। और यहाँ पे जब आपसे गोल्डन एज के बारे में क्वेश्चन आता है तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, गोल्डन एज किसने दिया कॉन्सेप्ट, जॉन रॉबिन्सन ने दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नेट के एग्जाम में। दूसरा, गोल्डन एज में होता क्या है, आपका एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू वारंटेड ग्रोथ रेट। ये पूछा जाता है कहाँ पे, नेट के एग्जाम में। अब यहाँ पे दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए जिससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में पूछा जाता है। तो पहले मैं आपके साथ लेस डेवलप्ड कंट्रीज का केस करूंगी कि क्या अगर इकोनॉमी में गोल्डन एज से हम डिस्टर्ब हो जाए। आपको पता है जब हम लेस डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, जैसे इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में एज कंपेयर टू पॉपुलेशन, एज कंपेयर टू कैपिटल, पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। तो ग्रोथ रेट ऑफ आपका जो पॉपुलेशन फोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द कैपिटल। तो इसका मतलब हम लोग क्या देखते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में ग्रोथ रेट ऑफ लेबर is greater than what, growth rate of capital, growth rate of labor is greater than growth rate of capital। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं इन कंट्रीज में कि इन कंट्रीज के अंदर क्या है, शॉर्टेज है, किसकी शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है। जब हमने बोला इन कंट्रीज के अंदर शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है, शॉर्टेज ऑफ क्या है, व्हाट, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल या लेबर एक्सेस है, इसका मतलब इन कंट्रीज में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जितना भी मैंने अभी बोला लेस डेवलप कंट्रीज में, आप हमारी कंट्री से रिलेट कर पा रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन आता है कि जब डेल्टा एन अपॉन एन इज नॉट इक्वल टू डेल्टा के अपॉन के, क्या हम इन कंट्रीज के लिए अप्रोच कर पाएंगे गोल्डन 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 एज को, क्या हम वापिस से इक्विलिब्रियम पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, या ये जो कंडीशन है वो डिस्टर्ब ही रहेगी। तो यहाँ पे आंसर आता है कि हाँ, हम पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब पहुंचने के बारे में बात की जाती है, क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में हमने बोला पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए, बट अगर वेजेस क्या होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी, वेजेस क्या होंगी, फ्लेक्सिबल होगी। चलो समझाती हूँ किस तरीके से।
हमने क्या बोला, इन इकोनॉमीज में क्या है, एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर है। इन इकोनॉमीज में क्या है, एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर है। जब एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर है तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत सप्लाई ऑफ लेबर है, लोगों को काम नहीं मिल रहा। जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, उनके बीच में कंपटीशन आएगा, कंपटीशन बिटवीन द वर्कर्स हो जाएगा। जब कंपटीशन अमंग द वर्कर्स है तो वेजेस, लोग कम वेज में भी काम करने को तैयार होंगे, ठीक है। लेकिन कम वेज कब एक्सेप्ट की जाएगी, जब वेजेस क्या होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी, वेजेस का फ्लेक्सिबल होंगी, तो उस समय पीपल आर विलिंग टू वर्क एट लोअर वेजेस। इसका मतलब W बाय P जो है वो फॉल कर जाएगा। अब W बाय P वाली इक्वेशन पे आइए, ठीक है। यहाँ पे अगर W बाय P फॉल कर जाएगा तो इसका मतलब जो फॉल इन W बाय P है वो कॉम्पनसेट कर जाएगा किसको, Y बाय N का जो फॉल कर रहा है। क्योंकि बिकॉज जब हमारा N बहुत ज्यादा है तो Y बाय N फॉल कर रहा है, तो Y बाय N को फॉल करने को कॉम्पनसेट कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, W बाय P फॉल कर रहा है और कितना फॉल करेगा, टिल इट कंपनसेट Y बाय N का फॉल, टिल इट कंपनसेट Y बाय N का फॉल। लेकिन हमने क्या बोला, वो ये तभी सॉल्व कर पाएगा जब क्या होगा, जब इन इकोनॉमीज के अंदर वेजेस फ्लेक्सिबल हो। अगर वेजेस फ्लेक्सिबल नहीं हो, वेजेस रिजिड हो, तो यहाँ पे हम वापस से गोल्डन एज की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। तो अगर समहाउ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसके बारे में कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कि क्या हम वापस गोल्डन एज की तरफ मूव कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, वेजेस फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। लेकिन जब हम लेस डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो आपकी ट्रेड यूनियंस है, बिकॉज ऑफ ट्रेड यूनियंस वेजेस क्या है, रिजिड है। वेजेस रिजिड होने का मतलब पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट लोअर वेजेस, लोअर वेजेस में काम नहीं करेंगे तो वेज तो फॉल नहीं करेगा, वेज फॉल नहीं करेगा तो W बाय P फॉल नहीं करेगा, और W बाय P फॉल नहीं करेगा तो हम लोग वापिस से क्या करेंगे, हम वापिस से इस कंडीशन पे नहीं आ सकते। क्लियर पहला पॉइंट। अब हम डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, डेवलप्ड कंट्रीज। जब आप डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हो तो सुनना, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला इन केस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, इन केस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज हमारे पास क्या है, इन केस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज डेल्टा एन अपॉन एन इज लेस देन डेल्टा के अपॉन के, बिकॉज वहां पे इतना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, वहां पे फोकस किस पे होता है, कैपिटल पे, ठीक है। वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज हैं, तो वहां पे क्या होगा, अगर हम डेल्टा के अपॉन के को कम कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहां पे आपका गोल्डन एज की तरफ हम मूव करेंगे। और अगर आप देखें वहां पे क्या था, इक्वेशन जस्ट अ सेकेंड, देखिए डेवलपिंग कंट्रीज में मैंने क्या बोला, डेवलपिंग कंट्रीज में मैंने बोला कि Y बाय N जो है वो क्या है, वो फॉल कर रहा है, यही बोला डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलप्ड कंट्रीज में इसका उल्टा है, Y बाय N ग्रेटर है, Y बाय N क्या है, ग्रेटर है। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, K बाय N को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। K बाय N को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और ये तब कर पाएंगे जब हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करेंगे इन कंट्रीज में। तो डेवलप्ड कंट्रीज में यस, हम गोल्डन एज की तरफ मूव कर सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोकस करना पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पे, किस पे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पे। क्लियर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया आज की क्लास। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए, और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।